हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 25 सितंबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विथ लवली। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगे। इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपलोड करती हूँ जिसमें गवर्नमेंट मिशंस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारियाँ होती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। To focus on gender mainstreaming, a national conclave held in New Delhi in collaboration with the Institute of What Works to Advance Gender Equality and which ministry. नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है न्यू दिल्ली में टू एड्रेस जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, मतलब जितने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए। और ये जो कॉन्क्लेव हुआ है ये इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट वर्क टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कंडक्ट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि जो रूरल एरिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है स्पेशली विमेन एंड गर्ल्स का मेल के साथ, उसको कम करने के लिए ये दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये पार्ट है। दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये पार्ट है। इस कॉन्क्लेव के तहत छोटी छोटी कम्युनिटीज बनाई जाएंगी जिन कम्युनिटी का मेन ऑब्जेक्टिव होगा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना। कई तरह के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रूरल एरिया में देखे गए हैं, जैसे कि आपसे काम तो करवाया जाएगा लेकिन आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो अनपेड वर्क हुआ। दूसरा क्या हुआ, कभी कभी आपको पैसे तो देंगे लेकिन उतने नहीं देंगे जितने मेल को दिए जा रहे, तो वेजेस इनइक्वालिटी हो गया। और एक और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन रूरल एरिया में देखा जाता है कि जो खेती होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, उसका ओनरशिप औरतों को नहीं दिया जाता है, वो हमेशा मेल अपने नाम पे रखते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी डिस्क्रिमिनेशंस गाँव में होती हैं, तो उसको टैकल करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत नेशनल कॉन्क्लेव हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम और भी चलाई थी जिसका नाम था नई चेतना स्कीम। नई चेतना स्कीम, और ये अभी अपने थर्ड फेज में है। इस चेतना स्कीम को इंडिया के सभी स्टेट एंड यूटी में लॉन्च किया गया है और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था जो भी जेंडर रिलेटेड वायलेंस हो रहे हैं या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको खत्म करना और राइट्स, विमेन्स की जो राइट्स है ना उसको प्रमोट करना। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो शैलेश कुमार सिंह। नेक्स्ट, Lieutenant Governor V.K. Saxena has launched which initiative to control air pollution in Delhi? Dust Free Delhi Drive। ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है इसको कम करना है, स्पेशली विंटर सीजन तक। जब भी दिवाली का सीजन आता है तो दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, एक कोहरे जैसा लेयर बन जाता है जिसपे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, धूप की रोशनी ज्यादा नहीं आती है और बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे सर्वाइव करना। लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, हार्ट डिसीजेस वगैरह होने लग जाती हैं। वहाँ पॉल्यूशन के बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे कि रोड रस्ट हो गया, वहाँ एक वेदर जो है वो बहुत ही ड्राई है, वहाँ बारिश कम होती है, तो इन सब रीजन की वजह से दिल्ली का एयर पॉल्यूटेड रहता है। जो इनिशिएटिव लिया गया है डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव इनिशिएटिव, ये 3 एजेंसी मिलके देखेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको एमसीडी भी बोलते हैं, दूसरा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी एंड दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी, ये तीनों डिपार्टमेंट मिल करके इस इनिशिएटिव को आगे देखेंगे। इसके अलावा पीके मिश्रा की देखरेख में भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ये टास्क फोर्स भी दिल्ली से एयर पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगी। बहुत सारे रीजन में से कुछ रीजन है, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां का डस्ट हो गया, व्हीकल पॉल्यूशन हुआ, गार्बेज को जलाते हैं तो उसके धुएं से पॉल्यूशन वहां बहुत ज्यादा फैल रहा है, कटाई के बाद जो फसल बच जाता है तो उन क्रॉप्स को भी जलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वहां पे फैल रहा है। तो पीके मिश्रा कमेटी इन सभी चीजों मेजर करेगी ताकि वहां के पॉल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स and the Royal Air Force of Oman has conducted exercise Eastern Bridge 7th in which city? तो इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने मिल करके एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 को कंडक्ट किया है और वो किया है माशिरा, ओमान में। इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन एंड ओमान के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना और मिलिट्री कोऑपरेशन को भी इम्प्रूव करना। ठीक, इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिग-29 एंड जैगवार एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किया और ओमान की तरफ से F-16 एंड हॉक HAW के हॉक एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए।
आइए इंडियन एयरफोर्स के बारे में देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स का गठन 1932 में हुआ था। ये 1932 में स्टैब्लिश हुआ था और ये फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है इन द वर्ल्ड। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली इंडिया एंड यूएसए मिलके युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज को राजस्थान में कंडक्ट किए थे। राजस्थान में इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था वरुण। वरुण एंड इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था मित्र शक्ति। ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुए हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। Next, to combat climate change, India developed its first CO2 to methanol pilot plant focusing on carbon capture and utilization. Technologies in which city? इंडिया ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए एक मेथनॉल पायलट प्लांट को डेवलप किया है और वो महाराष्ट्र के पुणे सिटी में किया है। महाराष्ट्र के पुणे सिटी में किया है। इस पायलट प्लांट के तहत प्रतिदिन 1.4 टन CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है मेथनॉल में। 1.4 टन CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है और ये पायलट प्लांट दो कंपनीज के बीच हुआ है। फर्स्ट तो है IIT दिल्ली और दूसरा है थर्मेक्स लिमिटेड। थर्मेक्स लिमिटेड और ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का भी इसमें पूरा पूरा योगदान है। वो भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। इस पायलट प्लांट में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 31 करोड़ की फंडिंग की रुपीस 31 करोड़ की फंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू की गई है। प्लांट का मेन उद्देश्य ही यही है कि कार्बन एमिशन को कम किया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। ऐसा करके इंडिया अपने पंचामृत टारगेट जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। अभी हम समझेंगे कि पंचामृत टारगेट था क्या। पंचामृत टारगेट 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP26 का जो क्लाइमेट समिट हुआ था उसमें इन्होंने इसके तहत कुछ टारगेट रखे गए थे अचीव करने के लिए, जैसे कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि 50% एनर्जी वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से अचीव करेगा। दूसरा ये कि कार्बन एमिशन को 2030 तक 1 बिलियन टन तक कम कर दिया जाएगा और नेट जीरो एमिशन को 2070 तक अचीव किया जाएगा। तो इसी टारगेट को अचीव करने में CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, Southern Command of the Indian Army and which organization recently conducted a 2-day national symposium एक्सरसाइज आइकिया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए एक्सरसाइज आइकिया को 2 दिनों के लिए स्टार्ट किया गया है और ये कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है और साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिलकर के स्टार्ट किए। आइकिया का मतलब क्या होता है? वननेस। तमिल में इसका मतलब वननेस होता है, जो कि यूनिटी भी बोल सकते हैं हम इसको। और ये दिखाता है कि जो साउदर्न 6 स्टेट हैं उनके बीच में यूनिटी एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। और वो स्टेट कौन कौन से हैं? तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। और ये डिजास्टर किस टाइप के होंगे? जैसे लैंडस्लाइड, सुनामी, बाढ़, फॉरेस्ट में आग लग जाना, साइक्लोन, ये सब डिजास्टर के टाइम पे ये सभी स्टेट मिल करके उसको टैकल करेंगे और यूनिटी को दिखाएंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड्स ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स को मैं बताऊंगी आपको, वो ध्यान रखिएगा। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आलोक रंजन को अपॉइंट किया है एज एन हेड। इसके अलावा कलिकेश नारायण सिंह को भी अपॉइंट किया गया है एज एन प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन। नेशनल राइफल एसोसिएशन। अमृत मोहन प्रसाद ये नए डीजी के रूप में नियुक्त किए गए हैं सशस्त्र सीमा बल के, और तजिंदर सिंह एयर स्टाफ के डेप्यूटी चीफ। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान रखेंगे आप। CRB 1986 में फॉर्म हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका मोटो ही है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आलोक रंजन का कैडर कौन सा है? मध्य प्रदेश।
The Union Agriculture Ministry recently held a national conference on implementing digital public infrastructure (DPI). It's a part of which mission? फार्मर्स के लिए कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जाए, मेक एग्रीकल्चर मोर इफिशिएंट एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी टू फार्मर, जो कि फार्मर को भी हेल्प करे सर्विस डिलीवरी में। ये किया गया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत ये किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इसका आउटलेट टोटल 2817 करोड़ का है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। इस कॉन्फ्रेंस के तहत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी डिस्कशन किया गया है, जैसे कि फार्मर्स के लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्री ओपन करना, फार्मर्स के लिए रजिस्ट्री ओपन करना। दूसरी चीज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ये रजिस्ट्री फार्मर्स को हेल्प करेगा गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो इजीली जान सके कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स चला रही है, गवर्नमेंट कौन सी उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फार्मर्स को, और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करना फार्मर्स को। As per a Union Government report published by Ministry of Social Justice and Empowerment, ध्यान देंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। के तहत जो भी SC एंड ST हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वो बताया है। और इस रिपोर्ट के तहत सबसे ज्यादा राज्य जहाँ पे SC एंड ST की कंडीशन खराब है वो है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पे राजस्थान एंड थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, तो NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में टोटल 52,000 केसेस आए थे SC एंड ST के खिलाफ, जिसमें से 23.78% केस यूपी से था, 16.75% राजस्थान से था एंड 14.97% केस मध्य प्रदेश से था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट SC एंड ST के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर नहीं रही है, इसके लिए इनके लिए SC एंड ST एक्ट भी बना है, इसके बावजूद इनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसमें 16.6% पॉपुलेशन SC है और 8.6% पॉपुलेशन ST है, फिर भी इनकी कंडीशन को खराब करके रखा है हमारे देश के लोगों ने। प्रत्याशा राय, Pratyasha Rai has been selected for the Eklavya Puraskar for 2024. She is from which state? And she is from Odisha. She is from Odisha. इसमें इनको 7 लाख का कैश प्राइज मिलेगा। एकलव्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इम्पैक्ट, ये एक चैरिटेबल बॉडी है जिसको IMFA मैनेज करता है और ये 1993 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। आज के लिए इतना ही था करंट अफेयर्स हमारे लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।